हेलो व्यूअर्स, मैं पवन कुमार विश्वजीत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पवन कुमार विश्वजीत में। दोस्तों लाइव आ जाइए जल्दी से जल्दी। आज मैं आपको करवाने वाला हूं शॉर्टपट के बारे में। जी हां, शॉर्टपट एक ऐसा इवेंट्स है जो आपके ट्रैक एंड फील्ड में सबसे ज़्यादा, जिसके अंदर अगर हम पावर की बात करें तो सबसे ज़्यादा एक्सप्लोजन पावर और जहां पे मैक्सिमम स्ट्रेंथ यूज़ होती है, तो वही एक ये गेम है शॉर्टपट। और शॉर्टपट के बारे में मैं फुल डिटेल से आपको बताने वाला हूं कि जितनी भी इसके अंदर मार्किंग है, कैसे आपको इसका रेडियस मार्क करना है, कितनी इसकी मेजरमेंट रहेगी। और दोस्तों इसके अंदर बिल्कुल जो छोटी से छोटी बारीक से बारीक चीज़ आपके एग्जाम्स में पूछी जा सकती है, उससे रिलेटेड मैं सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेके आया हूँ। नेशनल रिकॉर्ड क्या है और आपका वर्ल्ड रिकॉर्ड क्या है, मेल और फीमेल दोनों कैटेगरी में, मेंस और वीमेंस में, वो मैं आपको बताऊंगा। और इसके साथ में जितनी भी बारीकी से डिटेल हो सकी मैं कोशिश करूंगा कि हर एक बात आप तक पहुंचाऊं, क्योंकि आप अपने कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। और उसके साथ में कई बार ऐसा होता है कि हम जिस स्कूल में, कॉलेजेस के अंदर या फिर कहीं पे भी हम जैसा अपनी स्पोर्ट्स की फील्ड में जॉब कर रहे होते हैं, कभी ना कभार हमें ट्रैक एंड फील्ड इवेंट को मार्क करना पड़ता है। और ट्रैक एंड फील्ड इवेंट में जो शॉर्टपट का इवेंट है वो भी हमें ऑर्गेनाइज करना पड़ता है। और शॉर्टपट का इवेंट आप कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और इसके लिए आपको क्या क्या इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, और आपका इसको मार्क करने के लिए आपके पास में क्या मटेरियल होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों देखो, जब भी हम कहीं भी किसी स्कूल वगैरह में या फिर कहीं पे भी हम ये इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं, तो ये आपका लोकल या फिर आप किसी डिस्ट्रिक्ट स्टेट लेवल पे करवाते हैं, तो उसमें अगर आपके पास में ग्राउंड अवेलेबल है तो आप एक अच्छा आप ये कह सकते हैं कि थ्रोइंग सेक्टर है वो मार्क कर सकते हैं, जो आपका थ्रोइंग सर्कल है वो मार्क कर सकते हैं। लेकिन आपको कुछ एक बातों का ध्यान इसमें रखना ज़रूरी होता है कि उन बातों को आप ध्यान में रखें। एक अच्छा आप ट्रैक आप जो शॉर्टकट है उसका आप सर्कल मार्क कर सकते हैं। तो लाइव हो जाइए जल्दी से जल्दी और शेयर ज़रूर कर दीजिए, ताकि हम जो आगे की प्रोसेस है वो शुरू कर पाएँ। एक बार मुझे आप लाइव आके कमेंट ज़रूर कर दीजिए, ताकि मैं देख पाऊँ कि आप हमारे साथ में लाइव आ चुके हैं। बिल्कुल देखिए, मैं ऐसे तरीके से आपको अभी करवाने वाला हूँ कि मेरे पास में इक्विपमेंट्स की थोड़ी-सी शॉर्टेज है। और मैं बिल्कुल एक ऐसे एरिया में रहता हूँ, आप ये कह सकते हैं कि बिल्कुल बिल्कुल मतलब शोर-शराबे से दूर। जी हाँ, शोर-शराबे से दूर बिल्कुल मैं अलग से खेतों में हम रहते हैं, तो यहाँ पर मैं आपको लाइव क्लास दे रहा हूँ। और मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं आपको लाइव क्लास भी दूँ, और मैं आपको साथ में ये भी नज़ारा दिखाऊँगा कि मैं कहाँ से लाइव होता हूँ और कैसे जो सारी प्रोसेस है इसको मैं शूट करता हूँ। तो चलिए एक बार ज़रूर आप शेयर ज़रूर कर दीजिए। चलिए शुरुआत करें फिर? चलिए तो शुरुआत करते हैं, और मैं अभी आपको बताने वाला हूँ कि शॉर्टकट का जो बेसिक आपको स्टार्टिंग है, उसमें हम चलेंगे कि स्टार्टिंग में आपका जो शॉर्टकट का सर्कल है और जो थ्रोइंग सेक्टर है, वो आप अपनी स्क्रीन पर भी देख पाएंगे। एक बार शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि मुझे पता चल जाए कि आप हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, और जैसे आप आ रहे हैं तो मैं आपके कमेंट्स भी साथ के साथ में पढ़ पाऊँ। चलिए। सतीश कुमार जी हमारे साथ में लाइव हैं। गुड इवनिंग सर, सबका मैं स्वागत करता हूं। चलिए अभी हम देख लेते हैं कि यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो ये वाला एरिया है ना, ये वाला एरिया आपका कहलाता है थ्रोइंग सेक्टर। और जैसा मैंने इसमें बीच में मार्क कर रखे हैं, तो आप इसमें जो ये मार्किंग होती है, ये आप अपनी क्वालिफाइंग मार्क ऐसे इसमें डाल सकते हैं कि जो आपका क्वालिफाइंग मार्क है उसमें आपको प्रॉब्लम ना हो। देखिए कई बार होता ये है कि इस इवेंट में बहुत ज़्यादा प्लेयर आपके पास में आ जाते हैं, क्योंकि हर कोई चाहता है कि मैं अपना लोकल टूर्नामेंट है तो यहाँ पे अपना हाथ आजमा लूँ और मेरी भी कोई ना कोई परफॉर्मेंस आ जाए, तो वो अपना इस इवेंट्स में पार्टिसिपेट करते हैं। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर जो जैसे मैंने अभी ये शो कर रखा है, तो आप ऐसे अपना पहले ही क्वालिफाइंग मार्क निर्धारित कर सकते हैं। क्वालिफाइंग मार्क में जितना आपको लगे कि यहाँ पर इस एरिया में इतने एलिजिबल प्लेयर हो सकते हैं, इनके अंदर इतनी थ्रोइंग पावर हो, तो उसके हिसाब से आप मार्क कर सकते हैं। जो थ्रोइंग सेक्टर होता है, थ्रोइंग सेक्टर की बात करें तो ये वाला देखो जिसके अंदर थ्रो किया जाता है। थ्रोइंग सेक्टर का मतलब है कि जहाँ पे आप शॉट को थ्रो करते हैं, ठीक है। शॉट को आप जिसमें लैंडिंग एरिया भी आप कह सकते हैं, दिस इज द लैंडिंग सेक्टर। तो ये आपका थ्रोइंग सेक्टर है, और थ्रोइंग सेक्टर होता है आपका 34.92 डिग्री एंगल, ठीक है। ये आपका 34.92 का कोण बनाएगा, ठीक है। और ये जो आपका थ्रोइंग सेक्टर होगा, इसके अंदर हमें जो शॉट है उसको लैंड करवाना होता है। नेक्स्ट है कि इसका जो सरकमफेरेंस है वो कितना है।
ठीक है। शॉर्ट पट का जो आपका सर्कल होता है, इस सर्कल का अगर हम सरकमफेरेंस की बात करें तो ये आपका हो जाएगा 2.135 मीटर। ठीक है, 2.135 मीटर इसका जो सरकमफेरेंस है वो रहेगा, यहाँ से लेकर और यहाँ तक इसकी जो चौड़ाई रहेगी। ठीक है, और आप इसको ये भी कह सकते हैं कि ये अप्रोक्सीमेट आपका 7 फीट हो जाता है, 7 फीट। मैंने आपको फीट में भी बता दिया है और इसको मैंने मीटर में भी बता दिया। तो ये 2.135 आपको जब भी सर्कल मार्क करेंगे तो सर्कल मार्क करने के लिए जो आर मैंने लिखा हुआ है ये है आपकी रेडियस। ठीक है, जो आप रेडियस लेके सर्कल मार्क करते हैं तो ये रेडियस आपको लेना है आपका 1.0675 मीटर, 1.0675 मीटर। जो आप ये सर्कल मार्क करते हैं ना, अब आपको एक और चीज याद रखनी है, मैं यहां पे लिख रहा हूं बिल्कुल साइड में, 1.0675 मीटर। जो ये वाला आप देख रहे हैं ना, ये वाला जो रेडियस है, यही हमारी हर्डल की भी ऊंचाई होती है। आपको एक और चीज याद रखनी पड़ेगी कि ये वाली जो मैंने यहाँ पे लिखा ना, ये वाला जो रेडियस है आपका शॉर्टकट का सर्कल मार्क करने के लिए, यही हमारी क्या होती है, आपकी हर्डल की हाइट होती है। किसके लिए? 110 मीटर हर्डल। ठीक है, ये होती है 110 मीटर हर्डल के लिए, और उसमें 10 आपकी हर्डल रहती है और 10 केजी से ज़्यादा उसमें वेट नहीं होना चाहिए। तो आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि यही एक आपकी रेडियस, आपका शॉर्टपट, साथ में आपकी हर्डल की हाइट है, और साथ में जो आप मार्क करते हैं हैमर थ्रो का जो सर्कल मार्क करेंगे। हैमर थ्रो वाला आप ये कह सकते हैं कि जो हैमर थ्रो और आपका जो शॉर्ट पट का है, ये दोनों ही सेक्टर एक है, लेकिन यहाँ पर शॉर्ट पट के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस ये हो जाएगा कि आप एक टो बोर्ड का यूज करते हैं। जैसे मैंने अभी टो बोर्ड भी बना रखा है, इसके बारे में भी मैं आपको अभी बताऊंगा। तो टो बोर्ड या फिर इसको स्टॉप बोर्ड भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका यूज किया जाता है कि आप जब भी सर्कल मार्क करेंगे, सर्कल मार्क करने के लिए आपको ये रेडियस लेना जरूरी है। आपका सर्कल का जो रेडियस है ये आ जाएगा 1.067 मीटर। ठीक है, आपको ये लेके और फिर इसको मार्क करना है। अच्छा, अब बात आती है कि जो वाली लाइन है, ठीक है, इसको फाइन भी बोल देते हैं या फिर हाफ सर्कल लाइन। ठीक है, आप जिस नाम से आना चाहें, हाफ सर्कल थ्रू। ठीक है, या फिर आपका इसमें इसको कह सकते हैं कि फाउल मार्क लाइन है। ठीक है, तो ये आपकी हाफ सर्कल मार्क लाइन होती है। इसकी जो लेंथ होगी, जो लेंथ है, जब आप इसको मार्क कर रहे हैं ऐसे, तो ये जो मार्क होगा ये आपने लेना है। मैं इसको थोड़ा सा एक बार दूसरी जगह पे लिख देता हूं ताकि आपको इजी रहे समझाने में। जो ये आप मार्क करेंगे ना, वैसे इसको आप, मैंने लिखा हुआ भी है, अगर आपको विजिबल है तो ये रहता है आपका 0.75 मीटर। 0.75 मीटर का मतलब होता है कि आपको ये 75 सेंटीमीटर बढ़ा के मार्क करनी है। और जो इसकी विड्थ होगी ना, अच्छा देखो मैंने लिखा हुआ भी, मैं बाद में भी आपको डिटेल में भी बताऊंगा कि जो ये आप फाउल मार्क लाइन करेंगे ना, इसको मार्क करेंगे लाइन को, तो इसकी जो चौड़ाई है वो आपने कितनी रखनी है, वो 5 सेंटीमीटर रखेंगे। ठीक, जितनी भी होगी, चाहे आपकी जो थ्रोइंग सेक्टर की जो मार्क कर रहे हैं या फिर आपका जो ये वाली मार्क कर रहे हैं, तो ये वाली सारी की सारी, देखिए एथलेटिक्स की ट्रैक एंड फील्ड की बात करें ना, तो ट्रैक एंड फील्ड में सिर्फ एक जो आपकी आर्क होती है जेवलिन थ्रो के अंदर, जेवलिन थ्रो की जो स्टॉप लाइन होती है, वही सिर्फ एक 7 सेंटीमीटर चौड़ाई की, सबसे ज़्यादा 7 सेंटीमीटर की चौड़ाई की होती है। अदरवाइज जितनी भी मार्किंग होगी जिसमें आप लाइन मार्क कर रहे हैं, वो आपकी 5 सेंटीमीटर विड्थ की होनी चाहिए। अगर उससे ज़्यादा आप मार्क करते हैं तो आपका ट्रैक अच्छा नहीं बनेगा। ठीक है, और ना ही आपने कम मार्क लेना है। ठीक है, 5 सेंटीमीटर की आपकी चौड़ाई की आपने मार्किंग करनी है। अच्छा, अब नेक्स्ट आते हैं कि इसके अंदर जो आपका स्टॉप बोर्ड है, जो ये स्टॉप बोर्ड है, ये स्टॉप बोर्ड देखिए मैं यहाँ पे पहले ही बना रखा है आपके लिए, जाके जो हमारा टाइम है ज़्यादा वेस्ट ना हो, इसीलिए मैंने यहाँ पे पहले ही बता रखा है कि जो आपका ये स्टॉप बोर्ड लगेगा इसमें, ये वुडन का होना जरूरी है। ठीक है, वुडन का हो सकता है या कोई भी ऐसा फाइबर या कोई ऐसा मटेरियल होना चाहिए जिससे देखो प्लेयर को इंजरी ना हो। वैसे अगर आप आईएएफ की जो रूल बुक है वो उठा के देखेंगे, आईएएफ की जो रूल बुक है, अभी इसको वर्ल्ड एथलेटिक्स बोलते हैं, तो वर्ल्ड एथलेटिक्स की जो ट्रैक एंड फील्ड की आप बुक उठाएंगे, रूल बुक है, उस रूल बुक में ये मेंशन किया होगा कि आपका वुडन का आपके पास में स्टॉप बोर्ड, या फिर इसको टो बोर्ड भी बोलते हैं, याद रखिएगा, टो बोर्ड या फिर आपका स्टॉप बोर्ड इसको कहा जाता है। जो इसकी हाइट होगी, ठीक है, जैसे कि अभी ये मेरे पास में मोबाइल है, तो इस मोबाइल की एक हाइट बन गई ना अभी,
तो इस मोबाइल की जैसे हाइट है, तो इस हाइट कितनी होनी चाहिए, तो हाइट यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि ये आपकी 100 mm होनी चाहिए। 100 mm का मतलब हो गया कि 10 सेंटीमीटर की इसकी हाइट होनी चाहिए टॉप बोर्ड की, ठीक है। और जो ये इसकी लेंथ होगी, लेंथ के बारे में भी मैंने यहाँ पे लिख रखा है। लेंथ जो होगी, जो टॉप बोर्ड आपका ये लगाया जाएगा, इसकी लेंथ है 1.22 मीटर। इसमें आप -1 कर सकते हैं, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग माइनस इसमें 1 कर सकते हैं। एक माइनस हो सकता है, मतलब 1 सेंटीमीटर आप इसमें घटा सकते हैं और बढ़ा सकते हैं। अप्रोक्सीमेटली ये आपका 1.22 है, तो आप इसमें से सिर्फ माइनस करेंगे। देखिए जो आपका, अच्छा अभी एक और चीज याद आपको यहाँ पे हो जाएगी कि जितनी भी आपकी विंड गेज, एक विंड गेज के लिए भी मैं एक अलग सी वीडियो लेकर आऊंगा कि जो विंड गेज की हाइट होती है ना, जिस हाइट पे फिक्स किया जाता है, और जो आपका ट्रैक होता है, ट्रैक के अंदर की साइड में जो आपका विंड गेज है, विंड गेज की भी हाइट है वो कितनी होगी, 1.22 मीटर हाइट पे आपका विंड गेज सेट किया जाता है। और 1.22 मीटर ही 1.22 मीटर जो आपकी लेन होती है, लेन का मतलब वो पाथ जिसके अंदर प्लेयर दौड़ता है, तो वो जो पाथ आप मार्क कर रहे हैं ना, वो भी आपका 1.22 आपकी विड्थ का होना चाहिए। अगर आप उससे ज्यादा करते हैं, कम करते हैं, तो आपका ट्रैक अच्छा नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये फिक्स मार्किंग होती है, आप इनके साथ में कोई भी ज्यादा चेंजेस इसमें नहीं कर सकते। तो ये जो लेंथ होगी आपका, जो टॉप बोर्ड है, इस टॉप बोर्ड की लेंथ होगी 1.22 मीटर। और जो इसकी चौड़ाई होगी, चौड़ाई की बात करें, हाइट थी 10 सेंटीमीटर, ठीक है, जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है हाइट, ठीक है। जो हाइट होगी वो 10 सेंटीमीटर, और जो इसकी आपकी चौड़ाई होगी, विड्थ होगी, देखिए जो साइड वाला ये एरिया है, ये वाला एरिया थोड़ा सा ज्यादा चौड़ा रहेगा, ठीक है। ये वाला एरिया ज्यादा चौड़ाई में रहेगा, तो ये आपका होता है 30 सेंटीमीटर, ठीक है। 30 सेंटीमीटर, और 30 सेंटीमीटर को अगर हम में कन्वर्ट करते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 300 mm। 300 mm आपका ये चौड़ाई का रहेगा। अच्छा, दूसरा इसमें जो नियर बाय, बिल्कुल जो बीच वाला पार्ट है, देखिए यहाँ पे जहां से आपका रिम लगा होता है, और यहाँ पे जो टॉप बोर्ड है ना, वो थोड़ा सा आपका नैरो हो जाता है, ठीक है, बीच में नैरो हो जाएगा। तो ये वाला जो होता है, ये रहेगा आपका 112 mm, ठीक है। 112 mm है, इसमें आप प्लस माइनस 2 कर सकते हैं, ठीक है। आप अगर इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 11.2 सेंटीमीटर, ठीक है। 11.02 सेंटीमीटर ये इसकी नैरो यहां से हो जाएगा, ठीक है। और ये जो आपका स्टॉप बोर्ड है, इसका वेट देखिए, अगर आप रूल बुक उठाएंगे तो वहां पे कहीं पे भी आपको वेट मेंशन नहीं। और आजकल के जो स्टॉप बोर्ड आ गए हैं, वो बिल्कुल आर्क में आ गए हैं। वो आपका रहेगा 111 mm की चौड़ाई का रहेगा, लेकिन उसमें वाला है। आजकल इस तरह के आपके, मैं बना के बता देता हूं आपको, आजकल इस तरह के आपके स्टॉप बोर्ड आ गए हैं, ठीक है। इस तरह के टॉप बोर्ड आपको देखने को मिल जाएंगे, इस तरह का भी आपको टॉप बोर्ड है वो देखने को मिल जाएगा। इनका कोई जो स्टैंडर्ड वेट नहीं है, अभी तक जो मैंने रूल बुक देखी है आईएएफ की, उस रूल बुक में ऐसा कहीं पे भी मेंशन नहीं है कि इसका वेट कितना हो। लेकिन फिर भी जहाँ पे भी हमने इसका मेजर किया है, तो ये 10 से 12 केजी इसका वेट होना जरूरी है, ठीक है, ताकि प्लेयर को ज़्यादा इंजरी ना हो। अगर आपने लोहे का रख दिया, तो हो सकता है मे बी वो ज़्यादा वेट का हो, तो उसका आप स्टैंडर्ड वेट आप निर्धारित नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि जो टॉप बोर्ड है, ये आपका रहेगा 1.22 इसकी लेंथ रहेगी, और विड्थ है वो किनारों से, अगर ये वाला आप टॉप बोर्ड यूज कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। और अगर ये वाला है, तो यहां से लेकर यहां तक जो इसकी विड्थ होगी ना, विड्थ चौड़ाई होगी, तो ये रहेगी 112 mm। इसमें आप और कोई चेंज नहीं कर सकते। अब बात आती है कि जो आपका ये वाला, कई बार हम ये बोलते हैं कि चलो थ्रोइंग सेक्टर में चलो, शॉर्ट पुट इवेंट करवाना है, चलिए थ्रोइंग सेक्टर पे चलो। थ्रोइंग सेक्टर नहीं, थ्रोइंग सर्कल से आप थ्रो करते हैं। तो ये वाला जो एरिया है, जहां से आप इस सर्कल से थ्रो करते हैं, तो इसको कहा जाता है आपका थ्रोइंग सर्कल, ठीक है। इसको कहेंगे थ्रोइंग सर्कल, याद रखना है आपको, थ्रोइंग सर्कल इसको कहते हैं। मार्क करने का भी तरीका बताऊंगा आपको कि इसको मार्क कैसे करना है, ठीक है। और नेक्स्ट है, यहाँ पे आप इसमें साइड में ये देख लीजिए, मैंने शॉर्टपट के बारे में भी यहाँ पे बताया हुआ डिटेल से कि शॉर्टपट है जो मेंस के लिए जो आपका शॉर्टपट यूज किया जाता है, उसका जो वेट है, अगर वेट की बात करें तो वेट हो जाएगा 7.260 kg, 7 किलो 260 ग्राम, और इसमें प्लस माइनस आप 5 ग्राम कर सकते हैं।
ठीक है। और जो आपका इक्विपमेंट होगा, जो आपका ये शॉर्टपट होगा, इस शॉर्टपट का भी आपको ये ध्यान में रखना है कि ये स्टैंडर्ड होना जरूरी है। एक ऐसी मेटल का बना हुआ हो जिसका अप्रोक्सीमेट जो वेट है, जो आपका जो स्टैंडर्ड वेट बता रखा है कि 7 किलो 260 ग्राम, प्लस माइनस इसमें आप 5 ग्राम कर सकते हैं, तो ये आपका जरूरी है। अगर आप इससे कम शॉट ले रहे हैं और मेंस का इवेंट करवा रहे हैं तो उस मेंस के इवेंट में ये काउंट नहीं होगा। जो वीमेन रहेगी, वीमेन के लिए जो आपका शॉट है, इसका वेट रह जाएगा आपका 4 किलो, ठीक है। और अगर मैं इसको पाउंड में कन्वर्ट कर दूं ना, पाउंड में अगर इसको कन्वर्ट करूं तो ये हो जाएगा आपका 16 पाउंड, ठीक है। कितने का हो जाएगा? 16 पाउंड, 16 पाउंड का आपका ये रहेगा। और एक जो पाउंड होता है वो हमारा अप्रोक्सीमेट 400 ग्राम का रहता है, ठीक है। और जो ये वाला है, ये वाला हो जाएगा आपका 8.8 पाउंड्स, ठीक है। तो ये आपका पाउंड है, या फिर आपको एलबी लिखा मिलेगा, एलबी और आपका जो पाउंड है ये एक ही चीज़ है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 8.8 पाउंड्स का। अब बात आती है कि डायमीटर कितना हो। डायमीटर जो आपका शॉट है, गोला है, उस गोले का डायमीटर की अगर हम बात करें, ठीक है, तो डायमीटर जो आपका रहता है ये मेंस के लिए रहेगा 110 से लेके 130 सेंटीमीटर। अब कई बार क्वेश्चंस ये पूछ लेते हैं बच्चे, जैसे हम क्लासेस में पढ़ाते हैं कि सर ये 110 से 130 का साइज क्यों चुना गया। इसमें आपको ये ध्यान में रखना है कि जब भी आप बच्चे को रिप्लाई करें तो इसमें एक अच्छा रिप्लाई ये कर सकते हैं कि जो 110 से लेके और 130 इसकी जो डायमीटर रखा गया है, वो डायमीटर इसलिए रखा गया है कि कुछ एक के हाथ की जो लेंथ होती है, हाथ का साइज है वो थोड़ा सा बड़ा होता है, तो वो अपना इस मतलब इसमें आप ये कह सकते हैं कि 20 इसमें आप अपना घटा बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अगर 110 का है और अगर किसी का हाथ छोटा है तो वो अपना 110 का शॉट यूज कर सकता है, 130 का भी शॉट यूज कर सकता है अगर किसी हाथ का साइज है अगर ज्यादा बड़ा हो। जो डायमीटर है, डायमीटर फॉर विमेन, विमेन का अगर जो शॉट है उसकी बात करें तो ये हो जाएगा आपका 95 टू 110, ठीक है। जो आपका शॉट विमेन के लिए यूज किया जाता है 4 kg का, उसका जो डायमीटर रहेगा ये रहेगा आपका 95 से लेके आपका 95 से लेके 110 ठीक है। इससे ना आप कम का रख सकते हैं और ना इससे ज्यादा का रख सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे ऑल लाइन शुड बी 5 सेंटीमीटर विड्थ, जो मैंने अभी बताया ये वाली लाइन होगी या फिर आपका जो ये वाली लाइन होगी, जितनी भी ये सारी की सारी आपकी रहेगी 5 सेंटीमीटर विड्थ की। आप इससे कम विड्थ की मार्क ना करें। नेक्स्ट है यहाँ पे, अब यहाँ वाला जो आप इसमें देख लीजिए, जो अंडर 18 वीमेन होते हैं, अंडर 18 वीमेन्स या फिर गर्ल्स का जो आप इवेंट करवाते हैं, तो अंडर 18 के लिए, अंडर 18 एज कैटेगरी है तो उसके लिए आपको 3 kg, वीमेन की बात कर रहा हूं मैं, ये वीमेन के लिए आपको 3 kg का यूज करना है। और अगर यही अंडर 20 हो तो अंडर 20 के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं 4 kg, ठीक है। और मेंस कैटेगरी आप सीनियर की बात सकते हैं कि जो सीनियर है सिर के लिए आपका रहेगा 4 kg। मैं विमेन की बात कर रहा हूं, अभी विमेन के बारे में मैंने बताया। अंडर 18 अगर आप कंपटीशन करवा रहे हैं, अंडर 18 गर्ल्स का कंपटीशन करवा रहे हैं तो इसमें आप 3 kg का शॉट यूज करेंगे। अगर अंडर 20 है तो आप यहाँ पे यूज करेंगे 4 kg, और अगर आप सीनियर का करवा रहे हैं तो भी आपको 4 kg यूज करना है। अब बात आती है कि हम विमेन के लिए तो ये करवा सकते हैं, और अगर मेंस की बात हो तो मेंस के लिए भी यहाँ पे आपका जो शॉट है उसका वेट यहाँ पे फिक्स किया गया है, ठीक है। इसका वेट हो जाएगा, जो आपकी मेंस है, मेंस में अंडर 18 कैटेगरी, अंडर 18 के लिए जो आपका शॉट का वेट रहेगा ये हो जाएगा यहाँ पे 5 kg, ठीक है। अंडर 20 अगर यहाँ पे आपके मेंस हैं तो आपको वो लेना है 6 kg। और सीनियर कैटेगरी की बात करें तो सीनियर के लिए आप जो वेट लेंगे ये रहेगा आपका 7.260 kg, ठीक है। इसमें आप प्लस माइनस इसमें आप 5 ग्राम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल आपकी वो रूल मैं आपको बता रहा हूँ जो आपके जो IAF या फिर आप ये कह सकते हैं कि जो वर्ल्ड एथलेट के जो रूल हैं, रूल और रेगुलेशन है, मैं उनके अकॉर्डिंग आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ। चलिए अब बात आती है कि यहाँ पे एक देखिए, जो आपका सर्कल लगा होता है, जो ये आपका थ्रोइंग सर्कल बनाया जाता है, इस थ्रोइंग सर्कल में आप आप ये कह सकते हैं कि जो मैन्युफैक्चरर कंपनी है, मैन्युफैक्चरर कंपनी जो आपका रिम बनाती है,
आपने कभी अगर शॉर्ट का देखा हो, सर्कल देखा हो, तो उसमें जो रिम लगती है ना, जो रिम की थिकनेस की बात करें, रिम जो लगेगा वो जिस मेटल का होगा, आयरन का होगा, कॉपर का होगा, या फिर आपने सिल्वर का, जिस भी मेटल का लिया है, तो आपने ये ध्यान में रखना है कि जो उसकी थिकनेस होगी, थिकनेस आपको रखनी है। रिम की जो थिकनेस है, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, थिकनेस ये आपकी होनी चाहिए 6 mm। ठीक है ना, आपको इससे कम रखनी है ना इससे ज्यादा रखनी है। तो आपका जो रिम है वो 6 mm आपकी मोटाई का होना चाहिए। थिकनेस इसकी आपको कितनी रखनी है, 6 mm। अब बात आती है नेक्स्ट की, ये डीप, जब देखिए हम आपने सर्कल देखा है, सर्कल जब भी हम मार्क करते हैं ना, तो सर्कल में आपको ये ध्यान में रखना रहता है कि जब आप सर्कल बनाएंगे तो उस सर्कल में आपको कंक्रीट या फिर आप कोई ऐसा उसमें मटेरियल लगाते हैं जिससे वो आपका जो इसका सरफेस होगा अंदर वाला, जिसमें से शॉट थ्रो किया जाएगा, तो ये सर्कल का जो आपका कंक्रीट या फिर आपने किसी वुडन या फिर कोई आपका पोर्टेबल है, पोर्टेबल मीन्स आपका आप उसको चेंज कर सकते हैं, आप एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं। तो ये जो अंदर वाला है वो ज़्यादा आपका स्मूथ नहीं होना चाहिए। ठीक है, उस पर एक एडिक्वेट आपका फ्रिक्शन लेवल होना चाहिए। अगर ज़्यादा फ्रिक्शन है तो भी प्लेयर को डिसएडवांटेज रहेगा, और अगर ज़्यादा इसमें स्मूथनेस है तो भी उसको ज़्यादा डिसएडवांटेज रहेगा। तो आपने उसमें फ्रिक्शन है वो नॉर्मल आपका रहना चाहिए। और इसमें जो आप सर्कल की जो डीपनेस की बात करें, गहराई, जब आप अपना सर्कल बनाएंगे और सर्कल आप उसमें फिक्स करते हैं, तो फिक्स जो सर्कल करेंगे तो उसमें जो उसकी गहराई होगी, गहराई की बात कर रहा हूँ मैं, आपको ज़मीन में जितना उसको नीचे मतलब डालना है, तो ज़मीन में आप उसको डालेंगे 7 से लेके 8 सेंटीमीटर। ठीक है, 7 से लेके 8 सेंटीमीटर आप उसको नीचे गहराई में दबाते हैं, और उसके ऊपर आप अपना कंक्रीट है या फिर वुडन जो सरफेस है आप उसको तैयार करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे रिम अपर केज। ठीक है, जो रिम का अपर एज है, रिम की ऊंचाई कितनी हो, रिम की ऊंचाई कितनी हो, तो रिम की जो ऊंचाई आप रखेंगे, जो अंदर वाला जो सरफेस है ना, इस सरफेस से, अंदर वाले सरफेस से आपको रखनी है 20 mm। ठीक है, 20 mm का मतलब हो गया 2 सेंटीमीटर आप उसकी रख सकते हैं एज की ऊंचाई। ठीक है, ऊंचाई आप 20 mm या फिर 2 सेंटीमीटर रख सकते हैं, या फिर इसमें आप माइनस भी कर सकते हैं। ठीक है, माइनस आप इसमें कर सकते हैं 6 mm। ठीक है, तो अगर 6 mm माइनस करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 14 mm की चौड़ाई आपका, जो इसकी आप ये कह सकते हैं जो सरफेस होगा उस सरफेस से आपको हाइट रखनी होती है। नेक्स्ट इसमें जो टो बोर्ड की लेंथ है, टो बोर्ड की लेंथ मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जो टो बोर्ड की लेंथ है ये रहेगी आपकी 1.22 मीटर। जो टो बोर्ड की विड्थ है वो भी मैंने आपको बता दिया है 300 mm। ठीक है, और जो अंदर वाला ये वाला जो पार्ट है इसमें रहेगी आपकी 112 mm। आप इसमें प्लस माइनस इसमें 2 कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसमें टो बोर्ड हाइट, टो बोर्ड की जो हाइट है वो रहेगी आपकी 100 mm, या फिर इसको आप 10 सेंटीमीटर भी लिख लीजिएगा। जो वेट है ये आपका नॉर्मली 10 से लेके 12 केजी इसका टो बोर्ड का वेट हो सकता है। ठीक है, अब बात आती है कि जो इसके रिकॉर्ड है, वर्ल्ड रिकॉर्ड क्या है और नेशनल रिकॉर्ड क्या है। जो मेंस का अभी तक रिकॉर्ड है वो मैंने यहाँ पे लिख रखा है, मैं इसको बिल्कुल ऊपर की साइड में लिख देता हूँ ताकि आपको देखने में इजी रहे। चलिए, जो इसका है ना अभी ये है 23.12 मीटर। ठीक है, ये रिकॉर्ड है, और ये रिकॉर्ड है रैंडी बैरेंस का, रैंडी बैरन, और ये यूएसए के प्लेयर हैं, और इन्होंने 19 ये बनाया था 1990 में, 1990 में रिकॉर्ड बनाया था। ये 1990 में इन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया था, और अभी तक ये अनब्रेकेबल है। और ओलंपिक की बात करें तो ओलंपिक में अप्रोक्सीमेट मुझे कंफर्म नहीं है, तो मैं आपको वैसे पर्टिकुलर बता नहीं सकता। तो यहाँ पे जो ओलंपिक का रिकॉर्ड है वो इससे कम है। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं है। जो अभी तक अनब्रेकेबल है यही है कि 23.12 मीटर का जो रैंडी बैरेंस है, और ये यूएसए से संबंधित है, यूएसए इनका देश है। और जो वर्ल्ड रिकॉर्ड वीमेन की बात करें तो ये नतालिया लिवोस्किया है, नतालिया लिवोस्किया, इनका जो रिकॉर्ड है ये है आपका 22.63 मीटर। विमेन का है 22.63 मीटर, ये विमेन का है। और ये जो प्लेयर हैं जो नतालिया
लिवोस क्या है, ये है यूआरएस की। यूआरएस का मतलब है यहाँ पर देखिए, यूएसए का तो आप मतलब समझ जाएंगे, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यहाँ पर जो यूआरएस का मतलब है, ये है यूनाइटेड रिपब्लिक सोवियत। यूनाइटेड रिपब्लिक सोवियत की ये प्लेयर हैं। और अगर हम अपने इंडिया की बात करें तो जो इंडिया में रिकॉर्ड है अभी तक, जो नेशनल रिकॉर्ड है वो है तेजिंदर पाल सिंह तूर, तेजिंदर सिंह पाल तूर। और जो इन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया है, ये है इनका 20.75, 20.75 ये इनका इंटरनेशनल है। और ये इन्होंने नेशनल में बनाया है, मतलब नेशनल कंपटीशन था अपने इंडिया में, उसमें इन्होंने 20.92 मीटर का बनाया है, 20.92 मीटर। और जो इसका इंटरनेशनल है, इन्होंने ये वाला जो रिकॉर्ड बनाया था, ये जकार्ता का है। किसका है? जकार्ता। आपको याद रखना है, जकार्ता में इन्होंने 2018 में बनाया था ये रिकॉर्ड 20.75 मीटर का। और विमेन की अगर कैटेगरी की बात करें, और जो तेजिंदर पाल सिंह तूर है, ये पंजाब स्टेट से बिलोंग करते हैं। और जो नेशनल रिकॉर्ड है विमेन का, ये मनप्रीत कौर का है। मनप्रीत कौर ऑल्सो बिलोंग फ्रॉम पंजाब, पंजाब स्टेट से ही बिलोंग करते हैं। और जो इनका रिकॉर्ड है, इन्होंने ये रांची में बनाया था, ये बनाया था 17.96 मीटर का, 17.96 मीटर का इनका ये नेशनल रिकॉर्ड है। और ये अभी तक अनब्रेकेबल है, अभी तक किसी और ने इतना पावरफुल थ्रो नहीं किया है। अब बात आती है कि जब भी हमें सेक्टर मार्क करना होगा, और जो बीच वाला है आप इसको कैसे मार्क करें। ठीक है, आप एक अपना इमेजिनरी, आप ये कह सकते हैं कि आपने जब एक सर्कल मार्क किया, जब आप सर्कल मार्क कर लेते हैं तो इसको जो सेंटर है, सेंटर से आप एक हाफ लाइन इसमें इमेजिनरी ले सकते हैं। ठीक है, आपको ऐसे एक इमेजिनरी लाइन लेनी है। और जब आप इस इमेजिनरी लाइन को देखिए, आप इसमें ना पाइथागोरस प्रमेय 3 4 5 का फॉर्मूला लगा सकते हैं। 3 4 5, 3 4 5 का एक फॉर्मूला रहता है, आप इसको लगा सकते हैं। ठीक है, आप इस फॉर्मूले को लगा लीजिए। और यहाँ जो आप ये लेंगे ना, सेंटर से आपको ये वाली लेनी है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, और 4 सेंटीमीटर लेने के बाद में ये वाला जो आपको बेस लेना है, ये लेना है आपको, सॉरी, ये वाला लेना है आपको 3 मीटर। 3 मीटर जब आप इसको लेंगे तो ये आपको ऐसे मिलाना है। जब मिलाएंगे तो ये आपके पास में एक आ जाएगा। और फिर आप दूसरी साइड में भी ऐसे ही इसको मार्क कर लीजिए। तो ये आपके पास में एक सेंटर लाइन आ जाएगी, जो आपकी हाफ सर्कल लाइन है, इससे बिल्कुल 90 डिग्री का कोण बनाएगी। अब 90 डिग्री का कोण बनाने के बाद में आपको करना क्या है, अब आप इस पे देख लीजिए, जो 90 डिग्री का ये आपका एक कोण बना ना, इस पे, इस लाइन पे जो 90 डिग्री का कोण बना है, अब आपने इस पे करना क्या है, आपने इसकी लेंथ काउंट कर लेनी है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल तरीका बता रहा हूँ आपको। आपने इसकी लेंथ काउंट करनी है 20 मीटर। ये देखिए मैंने साइड में दिखाया हुआ है कि आप देखिए, जब भी मार्क करेंगे ना, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि 34.92 डिग्री का एंगल कैसे मार्क करें, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है। और हमें ये पता भी नहीं रहता कि हम इसको मार्क कर रहे हैं तो क्या 34.92 का बनेगा। देखिए वैसे अगर आप पुरानी रूल्स बुक कहीं कहीं पे आप देखेंगे तो लिखा मिलेगा 40 डिग्री। ठीक है, या फिर 35 डिग्री, या फिर ऐसा मिलेगा कि आपको ये 30 डिग्री। तो ये बिल्कुल भी आप इसको ऐसे जब मेजर करने के लिए जाएंगे ना, तो नहीं बनेगा। इसको मार्क करने के लिए बिल्कुल सा सीधा सा एक तरीका ये है कि आप जब इसको मार्क कर रहे हैं, तो ये आपने 20 सेंटीमीटर आपने खोलना है ऐसे, और यहाँ पे रख के आप 6 मीटर इधर काट दीजिए और 6 मीटर इधर काट दीजिए। तो ये टोटल आपकी लेंथ हो गई 12 मीटर की। और फिर यहाँ पे आपने सेंटर पॉइंट से वापस से रखना है मेजरमेंट टेप को। और मेजरमेंट टेप को रखने के बाद में आपने यहाँ पे चाप लगा देनी है, इसको काटना है। काटने के बाद में आपके पास में 2 पॉइंट आ जाएंगे। ठीक है, इन पॉइंट्स पे आने के बाद में आपने करना है क्या है कि अपना मेजरमेंट टेप लेनी, यहाँ से लेकर और यहाँ तक आप इसको मार्क कर दीजिए। तो ये आपके पास में आ जाएगा सिंपल सा फॉर्मूला कि अगर आपको 20 मीटर लेंथ का बनाना है, तो 20 मीटर लेंथ का बनाने के लिए आपको क्या करनी है, लेंथ लेंगे आप 20, और जो आपकी लाइन होगी, ये जो आप सेक्टर मार्क करें, इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो होगी 12 मीटर। अगर आपको 30 मीटर का मार्क करना है, तो 30 मीटर अगर आप ले रहे हैं ये वाली लेंथ, ठीक है, ये वाली लेंथ अगर 30 मीटर ले रहे हैं, तो इसकी जो बीच की डिस्टेंस होगी ये आपको रखनी है 18 मीटर। ठीक है, और आप देखिए जहां तक अभी तक जो रिकॉर्ड है वो 20.12 मीटर का है,
1-2 मीटर का अभी तक ये रिकॉर्ड है, तो आपके लिए 25 मीटर का जो मार्क करना है वो सफिशिएंट रहता है। 25 मीटर का मार्क करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो ये वाली लेंथ है ये आप 25 ले रहे हैं, तो ये वाला है आप इसमें क्या करेंगे, इसको ले लेंगे 13.50 मीटर। ठीक है, इसको मैं लिख देता हूं साइड में, आप यहाँ पे देख लिए 25। अगर आप ये वाली लाइन ले रहे हैं तो आपने जो ये वाला जो बीच में डिस्टेंस होगी इनकी, जो कोण बनाने के लिए आपकी जो डिस्टेंस होगी ये रहेगी 13.50 मीटर। तो ये आपका एक सेक्टर बन जाएगा और बहुत इजी बनेगा, आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आप इस इवेंट को करवा सकते हैं। अब बात आती है कि इसमें जो बेसिक रूल क्या है, अब आप कमेंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं वो मैं चेक कर लेता हूं कि ये कमेंट आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। चलिए चलिए, बिल्कुल कमेंट आ रहे हैं, लेकिन अभी तक ज़्यादा कमेंट नहीं आए। चलिए कमेंट कीजिए, और अगर आपकी कोई क्वेरीज है तो वो भी हमें इससे रिलेटेड है वो पूछ सकते हैं, मैं आपकी क्वेरीज भी है वो लेता रहूँगा साथ के साथ में। चलिए अब इसकी बात कर लेते हैं कि जब हम थ्रो करेंगे तो इसमें आपके पास में कौन कौन सी टेक्निक है। ठीक है, एक तो होती है आपकी पेरियोब्राइन टेक्निक है, और एक दूसरी है डिस्कोपट या फिर उसको रोटेशनल मूवमेंट या फिर रोटेशनल टेक्निक भी उसको कह देते हैं। ठीक है, रोटेशनल टेक्निक आपको ज़्यादा सुनने को मिलेगा, डिस्कोपट स्टाइल या फिर रोटेशनल टेक्निक, रोटेटरी टेक्निक, या फिर आप इसको दूसरी जो टेक्निक है वो है आपकी पेरियोब्राइन। दो टेक्निक है मेन आपकी, रोटेशनल मूवमेंट या फिर रोटेशनल आपकी टेक्निक है, और दूसरी है आपकी पेरियोब्राइन। दो ही टेक्निक है मेन। एक ऑर्थोडॉक्स में ये है कि आपके पास में जो भी जिस आप टेक्निक से ज़्यादा पावर लगा के आप थ्रो करना चाहें, लेकिन आपको ध्यान में ये रखना है कि जो आपका ये सर्कल है, इस सर्कल से आप बाहर से ना तो भाग कर आ सकते हैं ना आप चल कर आ सकते हैं, बिल्कुल आप इस सर्कल में रहते हुए आपको थ्रो करना है। अब कई बार ये आता है कि क्या आप सर्कल में कौन सी साइड से एंटर करें थ्रो करने के लिए। थ्रो करने के लिए जब भी आप एंटर करेंगे तो कहीं से भी आप इसमें एंटर कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन थ्रो करते वक्त कई बार होता है कि प्लेयर इसको जो टो बोर्ड है इसको टच करता है, तो बोर्ड को जानबूझ के वो अपना चेक करना चाहता है कि क्या ये फिक्स है या नहीं है। अगर उस सिचुएशन में वो उसको टच कर रहा है तो इट्स डिपेंड ऑन रेफरी, कि वो रेफरी क्या डिसीजन देते हैं, जो आपके अंपायर है वहाँ पर जो जजेस हैं वो क्या डिसीजन देते हैं। अगर वो सर्कल के अंदर जाके और अगर वो शॉट उसको टच कर रहा है या फिर उसको बाहर निकल रहा है, देखिए जब आप सर्कल के अंदर एंट्री कर चुके हैं तो आपका राइट नहीं है कि आप इस शॉट के लिए जो आपका टॉप बोर्ड है इस टॉप बोर्ड पे आप पाँव रखें, तो आपको इस पे पाँव नहीं रखना है। इनर साइड में आप इसको टच कर सकते हैं। अगर आपने ऊपर जैसे कि अभी ये सपोज कीजिए कि आपका टो बोर्ड है, ठीक है, और ये टो बोर्ड है तो आप इसके ऊपर पाँव नहीं रख सकते। सपोज कीजिए कि मेरा पाँव है, मैं इसके ऊपर पाँव नहीं रख सकता, मैं यहाँ इसमें टच कर सकता हूँ। ठीक है, और ना मैं इसमें साइड में, अगर मैं इस लाइन से भी बाहर जाता हूँ तो भी फाउल हो जाएगा। अब आप एंट्री यहाँ से करिए, यहाँ से करिए, कहीं से भी एंट्री कर सकते हैं, लेकिन जब आप थ्रो करते हैं एक चीज और होती है, कई बार प्लेयर ये कहता है कि क्या मैं थ्रो करने के बाद सेक्टर से बाहर आ सकता हूं, क्या मैं इस सर्कल से बाहर आ सकता हूं। हाँ बिल्कुल, आप सर्कल से बाहर आ सकते हैं, लेकिन उस टाइम पे आपको ध्यान में ये रखना है कि जब यहां से आप थ्रो कर चुके होते हैं और यहाँ पे जो लैंडिंग एरिया है, इस लैंडिंग एरिया में जब तक आपका थ्रो लैंड नहीं होगा, वो चाहे कहीं पे भी लैंड हो, ठीक है, कहीं पे भी लैंड हो सकता है, अगर वो लैंड नहीं हुआ है और उससे पहले आप बाहर निकल गए, इट मींस कि आपका जो इक्विलिब्रियम है, आपका बैलेंस है, आप स्टेशनरी से आप स्टेशनरी पोजीशन में नहीं आए, या फिर आप ये कह सकते हैं कि आपने बैलेंस नहीं बनाया और उसमें आपको फाउल दे दिया जाएगा। कई बार यह आता है कि क्या जो शॉट है वो लाइन पर आ गया है, क्या वो काउंट होगा। बिल्कुल काउंट होगा, कि आपका जो सर्कल मार्क किया जाता है उसमें जो लाइन है वो लाइन इंक्लूड होती है, जो आपका थ्रोइंग सेक्टर है उसमें इंक्लूड रहेगा। और ये भी डिपेंड करेगा कि वो ज्यादा बाहर गिरा हुआ है या फिर आपका किस पोजीशन पे है। अगर इस पोजीशन में है तो फाउल दे सकता है, और अगर इस पे है तो आपका वो इन रह जाएगा। ये इंक्लूड होती है वैसे, ठीक है, तो अगर आपका कहीं पे भी लैंड होता है इसमें तो वो आपका काउंट किया जाएगा। अगर लाइन से बाहर आपका थ्रो चला जाता है तो आप फाउल हो जाएंगे। नेक्स्ट है इसमें कि आप जब थ्रो करते हैं तो थ्रो करने के बाद में आपको यहां से निकलना अलाउड नहीं है, वो आपका क्रॉस हो जाएगा, फाउल हो जाएगा। तो आपको ये ध्यान में रखना, जब भी आप बाहर निकलते हैं तो आपको जो ये आपकी हाफ सर्कल लाइन है या फिर आप इसको फाउल लाइन भी कह सकते हैं, तो फाउल मार्क को आपने ध्यान में रखना है। इस फाउल मार्क को
आपने ध्यान में रखते हुए पीछे की तरफ निकलना है। आप कैसे भी पीछे निकल सकते हैं, लेकिन इससे अगर आप आगे निकलते हैं, कई बार प्लेयर है इस पे स्टॉप बोर्ड पे हाथ ऊपर की तरफ लग जाता है तो भी ये फाउल है। ठीक है, अंदर की तरफ हाथ लग रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर ऊपर की तरफ आपका हाथ टच हो रहा है या फिर आप इससे बाहर चले गए, आपका बैलेंस नहीं अच्छी तरह से रहा और आप यहाँ पे बाहर निकल गए, देन यू विल बी एलिमिनेट फ्रॉम द टूर्नामेंट और यूर थ्रो विल बी नॉट काउंट। आपका जो थ्रो है वो काउंट नहीं होगा। ये इसमें कुछ बेसिक आपको ध्यान में रखना होता है। एक बात और आती है, कुछ एक स्टूडेंट्स हमसे ये पूछते हैं बार बार कि सर अगर आपने शॉट थ्रो किया और शॉट थ्रो करने के बाद में अगर आपका जो शॉट है वो अगर हवा में ब्रेक हो गया, टूट गया, तो उस कंडीशन में क्या होगा। देखिए असल में तो जो आपका शॉट है वो कभी भी टूटेगा नहीं, और अगर कभी कभार, देखिए अभी तक जो रिकॉर्ड की बात करें तो ऐसा कभी भी नहीं हुआ है कि जो शॉट है वो रास्ते में ही, जब आप प्रोजेक्टाइल ट्रेजेक्ट्री बनाते हुए एक पैराबोला बनाते हुए जा रहा है तो वो रास्ते में टूट जाए, ऐसा कभी भी नहीं हुआ है। और अगर हो भी जाता है तो उस सिचुएशंस में आपको दोबारा से चांसेस दिया जाएगा, क्योंकि वो आपका मिस्टेक नहीं था, वो आपका टेक्निकली फॉल्ट था, और टेक्निकली फॉल्ट का हमेशा एडवांटेज मिलता है प्लेयर को। अगर वहाँ पे कोई टेक्निकल फॉल्ट हो गया है, आपका इक्विपमेंट्स टूट गया है या फिर आपके ऑफिशियल्स ने आपको रेडी नहीं किया था, आप सर्कल में अंदर जाके थ्रो करते हैं, तो उस कंडीशंस में या फिर कोई ऑफिशियल्स की वजह से अगर आपका थ्रो है वो मिस हुआ है तो आपको एडवांटेज मिल सकता है। लेकिन अगर आपकी कमी से आपने गलती की है तो आपको कोई भी एडवांटेज नहीं मिलेगा। इसमें अगर किसी का कोई क्वेश्चंस है तो वो अभी हमसे पूछ सकता है, मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा कि आप जो भी हमसे पूछें। सर पीजीटी अकॉर्डिंग सभी गेम्स कराइएगा। बिल्कुल, देखिए मैं आज सबसे पहले मेरी कोशिश ये रही कि मैं लाइव आके आपसे रूबरू होके कुछ से मेरे पास में डिमांड ये आ रही थी कि सर आप अपना चेहरा नहीं दिखाते, ऐसा चेहरे में क्या छुपा रखा है। तो मेरे चेहरे में ऐसा कुछ नहीं है भाई, आप मेरी शक्ल को अच्छी तरह से देख लो, कल थोड़ा सा इसमें मैं चेंज करके ला सकता हूँ। बाकी ऐसी कोई भी बात नहीं है। देखिए मैं थोड़ा सा मेरे पास में टाइम कम रहता है, इसीलिए मैं थोड़ा सा लाइव आके अगर लेता भी हूँ तो स्क्रीन यूज़ करता हूँ, क्योंकि रात बहुत हो जाती है और बात भी बहुत हो जाती है। तो मैं थोड़ा सा कोशिश ये करता हूँ कि रात के टाइम पे अंधेरा हो तो मैं स्क्रीन का यूज़ करके आपको पढ़ाऊँ। ठीक है। अच्छा, अब इसमें अगर किसी का कोई भी क्वेरीज है तो वो हमसे अभी लाइव पूछ सकता है। सर रोज़ क्लास कितने बजे आती है? देखिए वैसे हमारी जो क्लासेस है वो हर रोज़ शाम को रहती है 7:30 से लेके और 9 बजे तक। इसमें आप आधा घंटा 1 घंटा हम पढ़ाते हैं फिजिकल एजुकेशन, और हरियाणा जीके की भी तैयारी करवाते हैं। तो मेनली हम फिजिकल एजुकेशन के लिए हमारा चैनल है, तो हम फिजिकल एजुकेशन की आप सबको जो क्लासेस है वो प्रोवाइड करवाएंगे। और ये आज आपके लिए लाइव क्लास थी। आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, ताकि हमारा जो हौसला है वो और भी बढ़े, और मैं आपके लिए और भी नए नए, और मैं कोशिश करूंगा कि आपको हफ्ते में एक दिन ऐसे ही किसी ना किसी गेम्स में या फिर किसी ना किसी टॉपिक पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको नॉलेज दी जाए। और मेरे ख्याल में मैंने इसमें कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं छोड़ा है जो आपके एग्ज़ाम्स में आ सकता है। ठीक है, तो सभी मैंने पॉइंट्स कवर करने की कोशिश की है कि ये सारे का सारा। एक और बात ध्यान में आपको सिर्फ ये रखनी है, कई बार ये पूछ लिया जाता है कि जो आपका जो थ्रो आप करते हैं, जैसे आपने शॉट थ्रो किया, थ्रो करने के बाद में जो आपका जो शॉट है वो किस एंगल पे सबसे ज़्यादा मैक्सिमम डिस्टेंस है वो कवर कर सकता है। तो सबसे ज़्यादा जो मैक्सिमम डिस्टेंस कवर होती है वो आपकी की जाती है 45 डिग्री का एंगल। 45 डिग्री का एक ऐसा एक्यूट एंगल है जिसपे आप मैक्सिमम दूरी से या फिर मैक्सिमम आप जब भी शॉट थ्रो करेंगे, या फिर आपने जेवलिन थ्रो किया है, या फिर आप डिस्कस को रिलीज करते हैं, या फिर आप हैमर थ्रो को रिलीज करते हैं, तो जो एक एक्यूट एंगल बनता है वो है आपका 45 डिग्री का एंगल। 45 डिग्री एंगल पे आप सबसे ज़्यादा मैक्सिमम डिस्टेंस कवर कर सकते हैं। ठीक है, आपको कभी भी शॉट का जो सर्कल बनाना हो, आप अगर कहीं पे भी बनाएं, ठीक है, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जो आपका, और कभी कभार ये भी पूछ लिया जाता है कि आपका जो शॉट है, जो आपका थ्रोइंग सर्कल है वो किस साइड में मार्क किया जाता है एथलेटिक्स में। ठीक है, जो आपका ट्रैक एंड फील्ड एरिया है उस ट्रैक एंड फील्ड एरिया में आपका जो शॉट है, शॉट के लिए आपकी कौन सी प्लेस होती है। देखिए वैसे तो अब नॉर्मल अगर आप बनाना चाहें तो कहीं पे भी बना सकते हैं, लेकिन इसके लिए कोई स्पेसिफिक एरिया, अगर हम एथलेटिक्स में बात करें तो आपका जैसे कि ये
जो आपका शॉर्टपट का जो आपका सर्कल मार्क करना होता है, देखिए हमेशा इस साइड में आपका जेवलिन का मिलेगा, ठीक है, यहाँ पे आपका मिलेगा डिस्क लिए। और जो आपका शॉर्टपट के लिए होता है, शॉर्टपट का आपका जो देखिए ये रहेगी आपकी ये रहेगी आपकी साउथ डायरेक्शन और ये रहेगी आपकी नॉर्थ डायरेक्शन, ठीक है। जैसा मैं अभी जिस जगह पे हूँ मैं उस जगह के अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूँ। ये आपकी साउथ है और ये आपकी नॉर्थ है। तो ये जो आपका होगा नॉर्थ साइड में आप ये वाला एरिया चुनेंगे। यहाँ पे आप अपना जो शॉर्ट का जो एरिया है, शॉर्ट के लिए जो शॉर्ट पट आप थ्रोइंग सर्कल बनाना चाहते हैं, थ्रोइंग सेक्टर आप मार्क करना चाहते हैं, तो वो यहाँ पे आप मार्क करेंगे, ठीक है। और इसमें आपको ध्यान में ये रखना है कि शॉट का जो एरिया आप मार्क कर रहे हैं वो ऐसा आपको मार्क करना है कि जो आपका शॉट है वो बाहर ट्रैक पर कभी भी लैंड ना हो। ट्रैक पर अगर कभी भी लैंड होगा तो उससे जो ट्रैक इवेंट चल रहा है उस पर डिस्टर्बेंस पैदा हो सकती है, ठीक है। इसके लिए कोई केज वगैरह का ऐसा कोई पर्टिकुलर रूल नहीं है, केज इसके लिए अंदर नहीं होता, लेकिन फिर भी अगर आप केज वाला है तो उसमें आप करवाएं। और इसमें एक और चीज़ ध्यान में रखनी है कि जो आपका इसमें शॉर्ट का होगा, शॉर्टपट का जब भी आप इवेंट करवा रहे हैं तो शॉर्टपट के इवेंट में आपको सबसे बड़ी बात ध्यान में ये रखनी है कि जो शॉर्टपट का इवेंट आप करवा रहे हैं उसमें आपके अगर बेस्ट 8 प्लेयर हैं, कितने बेस्ट 8 प्लेयर हैं, तो आप उन प्लेयर को 6 अटेम्प्ट देंगे। 6 अटेम्प्ट हम उनको देंगे, मीन्स उनको 6 बार चांस देंगे कि वो 6 बार थ्रो करें। अगर आपकी इससे ज़्यादा प्लेयर हैं, 8 से अगर ज़्यादा प्लेयर हैं, तो आपको पहले बेस्ट 8 निकालने पड़ते हैं। बेस्ट 8 निकालने का भी अगर कभी टाइम रहा तो मैं वीडियो जरूर लेकर आऊँगा। तो बेस्ट 8 निकालने के लिए आप क्या करें, सपोज कीजिए कि आपके पास में 20 प्लेयर पहुंचे हुए हैं, तो 20 पहले आप इन 20 प्लेयर को 3 चांसेस दे दीजिए। और 3 चांस इनको 3 अटेम्प्ट देने के बाद में आप ये देख लीजिए कि इनमें से बेस्ट 8 कौन है। बेस्ट 8 को आप सिलेक्ट कर लीजिए और बेस्ट 8 को सिलेक्ट करने के बाद में आप इनको 3 चांस और दे दीजिए। जो आपके बेस्ट 8 प्लेयर निकल कर आए हैं तो उनके टोटल आपके 6 अटेम्प्ट हो जाएंगे। तो आप इस तरह इनको अटेम्प्ट भी दे सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का शॉर्टपट का एक थ्रोइंग इवेंट जो आपके ट्रैक एंड फील्ड इवेंट में करवाया जाता है। आप कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि हम और भी आपके लिए बेटर कर सकें और भी ज़्यादा आपके लिए जो अलग अलग गेम्स हैं उनकी स्किल्स और उनसे रिलेटेड जो मार्किंग वगैरह है वो लेकर आ सकें। थैंक यू एंड हैव नाइस डे। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में। आप सभी को मेरी तरफ से नमस्कार।